Yes, class, a very good morning, good afternoon, good evening to all of you. This is the second part of 1000 MCQs for Target JRF. स्टार्ट करेंगे हम MCQs प्रैक्टिस। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के MCQ को प्रैक्टिस किया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। जिसने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दिया खुद को शाबाशी दे लो। आगे स्टार्ट करते हैं उसी सीरीज में विद द क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले के क्वेश्चन हमने किए, देखो ये दो सेशन, फर्स्ट भी आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का हुआ था और ये सेकंड सेक्शन जो आज मैं ले रही हूँ इसमें भी आपको सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थर्ड सेशन जो मैं लूँगी आपका वो होगा आपका अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड, गॉट इट। चलो, ये क्वेश्चन है आपका आइसो क्वेंट से रिलेटेड। हमने एक इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है, आईसी कर्व, और एक आइसो क्वेंट कर्व। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर से रिलेट है, कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम से रिलेट है और उसकी सेटिस्फेक्शन से रिलेट है। जहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन मैच कर जाता है, इस पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वहीं पे आइसो क्वेंट आपका प्रोडक्शन से रिलेट करता है। आइसो क्वेंट आपका प्रोडक्शन से रिलेट करता है। और जो आपका ये इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है ये आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस होता है। आइसो क्वेंट के अंदर आप मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हो। इंडिफरेंस कर्व के अंदर आप मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी स्टडी करते हो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेयर लेबर इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड कैपिटल इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड आइसो क्वेंट इज प्रिपेयर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोल्स। यहाँ फोल्स स्टेटमेंट कौन सी है आपसे ये पूछी गई है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको तीनों स्टेटमेंट दी है। लेबर आपका एक्स एक्सिस पे है और कैपिटल आपका वाई एक्सिस पे है। यहाँ आपका लेबर है, ये आपका कैपिटल है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इक्वल होता है जो स्लोप होता है आइसोक्वेंट का। हाँ, कि एक यूनिट में मैंने फॉर एग्जांपल ये डायग्राम बनाया, इस पे एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इसका स्लोप ये तो इस चेंज के बराबर होगा ना। स्लोप आइसोक्वेंट का इस चेंज के बराबर ही तो होगा कि एक लेबर के बदले कितना कैपिटल मेरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी टोटली करेक्ट है। सेकंड है आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर of labor for capital is equal to change in unit of capital divided by change in unit of labor। ये फॉर्मूला दे रखा है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन यूनिट ऑफ कैपिटल अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ लेबर। ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी टोटली करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर of labor for capital is a ratio of marginal product of capital and marginal productivity of labor। ये गलत है, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पर गलत है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर। आगे आ जाओ, ए फर्म दैट प्रोड्यूस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड कैन अडॉप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। एक फर्म जो हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स को हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स को अडॉप्ट करता है तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट रहेगी। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है कि आप ट्रांसफर करते हो वही प्राइस आगे 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 आगे
हर फॉर्म लेता जाता है। फुल कॉस्ट प्राइसिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आप ये देखो कि कॉस्ट कितनी आई है, उसके हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग सेट करोगे। प्राइस बंडलिंग के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट बंडलिंग के अंदर क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट के एक ही प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड गुड्स का आप बंडल बना देते हो। लाइक पहले आपको सिर्फ आईफोन मिलता, पहले नहीं, अभी अभी सिर्फ आपको आईफोन मिलता है, उससे पहले उसका चार्जर भी मिलता था और ईयरबड्स भी मिलते थे। लेकिन यहाँ हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट को अनबंडल कर दिया। लेकिन जब हम बंडलिंग करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट के साथ कुछ को आप फ्री दे देते हो या पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट आप कम कर देते हो, तो ये प्रोडक्ट बंडलिंग होता है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका गोइंग रेट प्राइसिंग बनेगा, क्योंकि गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब क्या है, जो प्राइस चलता आ रहा है उसी प्राइस को आप अपना, उसी प्राइस, वही सेम प्राइस आप रख लोगे। क्योंकि देखो अगर हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स है और आप अपना कोई अलग से प्राइस रखोगे, कोई आप अपना अलग से प्राइस रखोगे, तो ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगी और प्रॉफिट जो है वो आपको नहीं हो पाएगा। तो आपको वही प्राइस रखना पड़ेगा जो चलता आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका गोइंग रेट प्राइसिंग। नेक्स्ट, perfect mark perfect competitive market, a firm in long run operate at the level। यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट की बात की गई है। परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर आपका हमेशा एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के, और एवरेज कॉस्ट बराबर होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट की। यहाँ पे आपसे एक तरीके से परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट की इक्विलिब्रियम कंडीशन पूछी है कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए आपको दे रखा है AC इज इक्वल टू MC व्हेन MC इज लोएस्ट। देखो मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें हम, चाहे हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, जो ये मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट है, ये गिरता भी धीरे है, सॉरी, ये बढ़ता भी फास्ट है और ये घटता भी फास्ट है किसके, एवरेज के कंपेयर में। ये इंक्रीज भी फास्ट होता है और ये डिक्रीज भी फास्ट होता है हमेशा एवरेज के कंपेयर में, ये ध्यान रखना। फॉर्म इन लॉन्ग रन, ऑपरेट की बात की गई है, ऑपरेशन के लिए मैं कॉस्ट को देखती हूँ या मैं रेवेन्यू को देखती हूँ, ये भी ध्यान रखना इसका आंसर देते समय। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू marginal cost, marginal revenue when MC is lowest. MR is equal to MC, AR is equal to MR is equal to AC is equal to MC। ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो एक प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म हमेशा प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस टेकर होती है। द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी बनेगा। यहीं पे मुझे ये बता दो कि इन दोनों में से आप एक फॉर्म को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, फॉर्म को इक्विलिब्रियम किस कंडीशन पे मिलता है, फॉर्म को इक्विलिब्रियम मिलता है जब MR इज इक्वल टू MC होता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, MC कट बिलो MR। क्या मेरी सेकंड कंडीशन सही है? यस, MC must cut MR from below, MC must cut MR from below। क्लियर है यहाँ तक? यहीं पे मुझे ये बता दो कि अगर MR इज इक्वल टू MC नहीं है, अगर ये नहीं है तो क्या हो सकता है, MR जो है वो MC से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, या फिर MC जो है वो ज़्यादा है MR से तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करोगे अगर ऐसी कंडीशन है तो? मैं
मैम अगर एम आर ज़्यादा है एम सी से तो हम कोशिश करेंगे कि आउटपुट जो है उसको इंक्रीज कर दें, आउटपुट को इंक्रीज कर दें। और वहीं पे एम आर कम है एम सी से, मतलब कॉस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम आउटपुट को डिक्रीज करेंगे, आउटपुट को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि जितनी हम एडिशनल कॉस्ट लगा रहे हैं उससे भी कम मुझे फ़ायदा हो रहा है, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। तो इस केस के अंदर हम इस तरह से डिसीजन लेते हैं। इक्विलिब्रियम आपको वहीं मिलेगा जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा, और एम सी जो है वो कट करेगा एम आर को फ्रॉम बिलो। क्लियर है? एम सी कट बिलो एम आर का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे कट करेगा ना, उस पॉइंट के बाद, जिस पॉइंट पे एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा उस पॉइंट के बाद एम सी जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, उस पॉइंट के बाद एम सी जो है वो आपका इंक्रीज होना चाहिए। अरे समझ में आया ये सारा पॉइंट? कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Business decision maker deal with a complex rather than chaotic business condition of a real world and have to find the way of their destination that achieve the goal that they may set for themselves। यहाँ business decision किस चीज के साथ deal करता है आपको वो बताना है। स्टेटमेंट टू आपको दी है, इवन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक एंड टूल्स ऑफ एनालिसिस business decisions are always rational and real and are not counter productive, और वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ आपको बिजनेस डिसीजंस कैसे होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, बिजनेस डिसीजन मेकर डील करते हैं कॉम्प्लेक्स डिसीजन के साथ? हाँ, क्योंकि बिजनेस के डिसीजन सिंपल हो जाए तो सभी कर लें, ना कि वो बहुत सिंपल डिसीजन के साथ। बिजनेस कंडीशंस जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर होती हैं, जिसको एक हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जाना जरूरी होता है। दैट अचीव द गोल दैट दे सेट फॉर देमसेल्फ। बिजनेस डिसीजन किया ही इसीलिए जाता है टू फाइंड द वे ऑफ देयर डेस्टिनेशन, और उस डेस्टिनेशन की हेल्प से हम गोल्स को अचीव कर सकें। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही होगी, सेकंड पढ़ो। इवन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक एंड टूल एनालिसिस, बिना किसी एप्लीकेशन के इकोनॉमिक लॉजिक और टूल एनालिसिस के बिजनेस डिसीजन जो है वो हमेशा रैशनल एंड रियल होते हैं, आर नॉट काउंटर प्रोडक्टिव, ना कि बल्कि वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। बिजनेस डिसीजन आर ऑलवेज रैशनल एंड रियल। क्या बिजनेस डिसीजन ऑलवेज रैशनल एंड रियल होते हैं? ऑलवेज क्या बिजनेस का डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता? मैडम हो तो सकता है, इसीलिए ये ऑलवेज ने यहाँ पे आपकी चीजें खराब कर दी, क्योंकि बिजनेस डिसीजन जरूरी नहीं है हमेशा ही आपके रैशनल एंड रियल हो। क्लियर? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्योर प्रॉफिट इन द एक्सेस इन प्योर प्रॉफिट इज ए रिटर्न इन द एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि मैंने कोई ना कोई चीज सेक्रीफाइस करी है, तो जो चीज मैंने सेक्रीफाइस करी है उसकी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मेरे पास दो जॉब के ऑफर लेटर हैं, एक मुझे 1 लाख रुपीज ऑफर कर रहा है और दूसरा मुझे 1 लाख
60,000 ऑफर कर रहा है, तो ये 1,60,000 वाला ऑफर एक्सेप्ट जब मैंने किया तो मेरे पास ये भी अपॉर्चुनिटी थी तो, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हो, वो कॉस्ट जो एक्चुअली आपने छोड़ दी है। या फिर इसी का दूसरा एग्जांपल लो, आपकी रिटेन्ड अर्निंग होती है बिजनेस के अंदर। जब मैं प्रॉफिट करता हूँ तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो डिविडेंड के तौर पे बांट दिया जाता है, कुछ हिस्सा एज ए रिटेन्ड अर्निंग ले लिया जाता है। तो रिटेन्ड अर्निंग की जो कॉस्ट होती है, रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, क्योंकि अगर मैं इसे रिटेन नहीं करता, मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर देता, तो इस इन्वेस्टमेंट से मुझे इंटरेस्ट रिसीव होता, लेकिन अब मुझे वो इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा है, तो रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यहाँ बोला गया है कि प्योर प्रॉफिट इज ए रिटर्न एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हम बियर करेंगे ही करेंगे, उससे ज़्यादा जितना मुझे प्रॉफिट मिला है उसको मैं प्योर प्रॉफिट कहता हूँ। क्या ये बात सही है? यस मैम, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑप्शन वन ही आपका करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रू पूछा था। फिर आ जाओ, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ए एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू अबव टोटल एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके लिए आपको एक्चुअल पेमेंट करनी पड़ती है, एक्चुअल में आपको आपकी जेब से पैसा जाता है यहाँ पे। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट एक तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जहां पे आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। आपको एक ट्यूशन सेंटर ओपन करना था, अगर उसके लिए आप रेंट पे कोई बिल्डिंग लेते तो वो रेंट देना पड़ता उसका। वहीं पे आपने रेंट पे ना लेके अपने ही घर के एक रूम के अंदर कंप्लीट सेटअप कर लिया, तो इस रूम की जो कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। क्या ये चीज मैं अपने बुक्स बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखता हूँ? नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। इसीलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं आती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। समझ में आया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न फर्म। सोल ऑब्जेक्टिव? क्या मॉडर्न फर्म का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है? नहीं मैम, वेल्थ इंक्रीज करना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपका मेन मोटिव होता है। क्योंकि देखो प्रॉफिट तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि सेलिंग के पर्पज से, कि शॉर्ट टाइम के लिए आपने एक बार प्रॉफिट बना लिया, लेकिन मॉडर्न फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म का होता है। अगर वेल्थ अच्छी हुई तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट भी कमा ही लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना होकर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आएगा। उसके बाद है प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज मैक्सिमम। अगर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम है तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होगा। नहीं, यहाँ पे मार्जिनल नहीं, जरूरी नहीं है ना कि जितना मैंने रेवेन्यू अर्न किया उसमें मेरा प्रॉफिट का हिस्सा कितना है। रेवेन्यू के अंदर अगर मैं रेवेन्यू की बात करती हूँ तो रेवेन्यू के अंदर तो मेरा कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों चीजें आ जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस आपका प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होता है। समझ में आया ये पॉइंट भी? इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of following is not a assumptions on which the theory of consumer behavior is based on cardinal utility approach? Cardinal utility approach की कौन सी assumptions नहीं है आपसे वो पूछ रखा है। Rationality, yes मैम। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी फॉर सक्सेसिव यूनिट, क्या मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है? नो मैम, मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्रीज होती है। डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका कार्डिनल के अंदर आता है, तो ये इसकी एजम्पशंस नहीं है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा।
नेक्स्ट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यस, अगर मैं MUM की बात करता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हर सक्सेसिव यूनिट के साथ आपकी डिक्रीज होती जाती है। क्लियर यहाँ तक? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आपके बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड है आपका पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी। पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी की ही बात की गई है। पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल एंड द एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू के टर्म्स में जब मैं बात करती हूँ पॉइंट इलास्टिसिटी की, तो उसको मेजर करने का ये फॉर्मूला होता है क्या? क्या ये फॉर्मूला ठीक है? इज दिस फॉर्मूला करेक्ट? यस मैम, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इसी के ऊपर मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट सेशन के अंदर, किसको याद है? जिसमें आपको इलास्टिसिटी जो है वो -2 गिवन थी, एवरेज रेवेन्यू आपको 10 रुपीज गिवन था, और आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना था। चलो इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर दो। -2 आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो 10 रुपीज है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा वो बताओ मुझे फटाफट फटाफट। और ये क्वेश्चन मैंने पिछले बार करवाया, पिछले सेशन में ही करवाया है। The point elasticity of demand is a product. Point elasticity of a demand एक product of slope of the demand function and the ratio between corresponding price and quantity. क्या ये statement भी मेरी सही है? Yes मैम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे point elasticity की ही बात की गई है। देखो point elasticity आपका इस तरीके से था कुछ 1 2, यहाँ पे एक एक ही आपके डिमांड कर्व के ऊपर टोटल 5 पॉइंट दिए गए थे। ये आपका यूनिटरी इलास्टिक था, ये आपका हाई इलास्टिक था, ये आपका इलास्टिक था, देन ये आपका इन इलास्टिक था, और ये आपका हाई इन इलास्टिक था। क्लियर यहाँ तक? यस मैम, तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे। इसका आंसर मेरे को कौन देगा? क्या इसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए? और इसका आंसर जो मुझे JRF में देगा उसको मिलेगी एक टॉफी। सॉरी, इसका आंसर मुझे जो भी कमेंट बॉक्स में देगा उसको मिलेगा JRF और प्लस टॉफी, प्लस टॉफी। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी बहुत स्टेटमेंट करेक्ट। यहाँ आपका क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस प्रॉपर्टी। कौन सा यहाँ पे, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आईसी कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है? आईसी स्लोप डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव स्लोप मैम, आईसी जो है वो आपका इस शेप में बनता है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। बिल्कुल। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है मैम? कुछ इस टाइप से कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। ये आपका पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप कहाँ देखने को मिलता है मैम? सप्लाई कर्व के अंदर। डिमांड कर्व के अंदर भी आपका नेगेटिव स्लोप देखने को मिलता है। आईसी कब, कौन से सिचुएशन के अंदर आईसी एक स्ट्रेट लाइन का वो बनता है? दिस इज ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आईसी स्ट्रेट लाइन आपका बनता है जब सब्सिट्यूट गुड्स होती हैं। सब्सिट्यूट गुड्स के केस में आपका आईसी स्ट्रेट लाइन बन जाता है। Indifference curve of the two imperfect substitution are concave to origin। नहीं concave, नहीं convex होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है क्या? ये क्वेश्चन मैंने कल के क्लास में भी लिया था। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट है। कोई नहीं, कनकेव नहीं कन्वेक्स होता है, ध्यान रखना। The inverse relation between the price variation in the price and the quantity demand is not due to
यहाँ पे इनवर्स रिलेशन बताया है आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अंदर, नोट ड्यू टू मतलब आपको लॉ ऑफ डिमांड की एसम्पशंस पूछ रखी है कि किस कंडीशन के अंदर आपका लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। अगर मैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करती हूँ तो उसमें आपका लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में जब मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, फ्यूचर में जब मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, जब मुझे ये चीज़ें पता चलती हैं या मुझे लगता है कि फ्यूचर में नहीं होगा, तो मैं आज के ही टाइम पे उसकी हाई डिमांड करने लग जाता हूँ, भले ही आज उसका प्राइस इंक्रीज होता जा रहा हो। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के केस में ये वर्क नहीं करता है। क्लियर यहाँ तक? सी इज द करेक्ट आंसर। Next, consumer is said to be in equilibrium, maximizing total utility when consumer is in consumer is said to be in equilibrium। consumer equilibrium के अंदर होता है कब? जब मैक्सिमाइज होती है उसकी टोटल यूटिलिटी। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछी है कि कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, marginal utility of good X is equal to marginal utility of good Y। जो proportion है marginal utility का and the respective price, the marginal utility of X और उसका price, क्या ये condition है consumer के equilibrium की? Consumer get fully satisfied from the consumption, कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड है उसकी कंजप्शन से, क्या तब उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलती है? या फिर कंज्यूमर फील सेटिस्फाइड विद इट एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस गुड्स? कौन सा यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा? जहां पे आपका एम यू एक्स प्राइस के बराबर हो जाता है वहां आपके कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाता है। ये क्या कंडीशन होती है? ये टू गुड्स के अंदर होते हैं लेकिन ये हाफ है। इसी के साथ अगर आप प्राइस को भी डिवाइड कर देते हो तो आपकी ये कंडीशन होती है। दो गुड्स के अंदर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है? जब यू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई होता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं दे रखा तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक प्रोडक्ट की वो उसके प्राइस के बराबर हो जाती है तो सिंगल कमोडिटी के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। देन थर्ड है कि कंज्यूमर गेट फुली सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजप्शन, कंज्यूमर जो है वो फुली सेटिस्फाइड हो जाता है उसकी कंजप्शन से। और लास्ट दे रखा है कि कंज्यूमर फील सेटिस्फाइड विद इट एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस गुड। देखो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना, ये इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो दीज आर जस्ट अ जर्नलाइज स्टेटमेंट। लेकिन हमें क्वेश्चन में बी स्पेसिफिक होना पड़ता है। बी स्पेसिफिक समझ में आया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। आइसोक्वांट कर्व आर ड्रॉन कन्वेक्स टू ओरिजिन ड्यू टू द डिमिनिशिंग रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आइसोक्वांट कर्व आपका कन्वेक्स होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस मैम, 100% करेक्ट। आइसोक्वांट डिमिनिशिंग रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन और आईसी कर्व आपका डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के कारण आपका कन्वेक्स बनता है। स्टेटमेंट बी, lesser the convexity of isoquant curve the greater the possibility of complementary of two goods। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में तो आपका जो आइसोक्वांट कर्व बनेगा वो तो एल शेप बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आपका आइसोक्वांट कर्व एल शेप बनता है। तो मैम आइसोक्वांट की अगर कन्वेक्सिटी कम है तो इसकी शेप आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नहीं, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में बनती है, मैंने अभी बताया था ये। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट बनेगा कि स्टेटमेंट ए तो सही है लेकिन स्टेटमेंट बी गलत है। चाहे आप आईसी कर्व की बात करो या आप आइसो क्वांट की बात करो,
आइसोक्वेंट में तो आपका टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वर्क करता है। आईसी के अंदर आपका मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सब्स्टिट्यूशन आपका वर्क करता है। आईसी और आइसोक्वेंट की जो शेप का रीजन है वो ये है दोनों, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों ही किस कंडीशन पे बनते हैं कि इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, इन दोनों की शेप ही कन्वेक्स क्यों बनती है, क्योंकि इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाएगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बजाय अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने यहाँ ले ली, तो उस केस के अंदर आपका एल शेप कर्व बनेगा। समझ में आया? यस, आ जाओ नेक्स्ट। ये है आपका जेआरएफ क्वेश्चन अगेन। मैम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जेआरएफ क्वेश्चन बोल देते हो क्या? क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का मतलब है कि जेआरएफ क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते नहीं है। यहाँ आपसे मार्केट इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस की बात की गई है, आपको प्राइस निकालना है। इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है मैम? जहाँ आपकी सप्लाई बराबर होती है डिमांड के। तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। 12 प्लस 0.3 QS इज इक्वल टू 40 माइनस 0.4 QS, और इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। अगेन होमवर्क क्वेश्चन, ये है आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन। तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर ये तरीका मुश्किल लगे तो आप वन बाय वन ऑप्शंस को पुट कर लो, वन बाय वन ऑप्शंस को पुट करके भी कर सकते हो। ऑप्शंस को पुट करके थोड़ा सा बताऊं क्या? मैम कहोगे मुश्किल था, आपने तो होमवर्क में दे दिया, खुद ने तो बताया नहीं। बता देती हूँ, सुन लो, तुम्हें यही कहोगे, पता चल गया मुझे। 12 प्लस 0.3 QS बराबर है किसके? 40 माइनस 0.4 QD, ये बराबर है। यहाँ से इस 40 को इधर ले जाओ, ये प्लस का था तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस का 40 प्लस का 12 प्लस 0.03 QS इज इक्वल टू 0.4 QD। यहाँ से QD की वैल्यू सॉल्व कर दो, जो वैल्यू आए उस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? थोड़ी सी मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। आ जाओ। Cardinal utility analysis of consumer behavior is based on which assumptions? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किस assumptions के ऊपर बेस है? देखो assumption से बहुत क्वेश्चन आए हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल से, जिसको ध्यान रख लेना। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन रेशनैलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एमयूएम आपका कांस्टेंट होता है, कॉन्टिन्यूटी, यहाँ आपकी कंटिन्यूटी की भी बात की जाती है। यस मैम, कॉन्टिन्यूटी की भी बात की जाती है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर? आगे आ जाओ। According to revealed preference theory, the demand curve slope downward because of, ये revealed preference theory क्या है मुझे ये बता दो। revealed preference theory किसने दी थी? मैम सैमुअल्सन ने दी थी, ये तो हमें याद है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंज्यूमर चॉइस की बात करती है, ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस को रिवील करती है। यहाँ कंज्यूमर चॉइस की बात होती है। क्या बात होती है कंज्यूमर चॉइस की यहाँ पे? यहाँ ये बोला जाता है कि हर एक कंज्यूमर जो है वो रैशनल है,
और वो ये देख सकता है कि कहाँ पे उसे कितना स्पेंड करना चाहिए। वो ये बता सकता है कि मेरे को ए प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है या मुझे बी प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे कंज्यूमर के रैशनल माइंडसेट की बात करी जाती है। इनकम इफेक्ट हमेशा ही हमेशा आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना इसमें। तो जो आपका रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करता है। जो डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है उसका रीजन है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होने का रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हो, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक को दूसरे के साथ। क्लियर है? आगे बढ़ो। द एसेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की एसेंस कहाँ है? मैम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये तो हमने प्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था ना। हाँ मैम, प्रोडक्शन फंक्शन हमारे दो थे, एक शॉर्ट टर्म का था और एक लॉन्ग टर्म का था। शॉर्ट टर्म में आप रिटर्न टू स्केल की बात करते थे, लॉन्ग रन के अंदर रिटर्न टू स्कोप। शॉर्ट रन के अंदर आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आता था, और लॉन्ग रन के अंदर आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आता था। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ आपसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की एसेंस पूछी गई है। यहाँ ये बोलता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो शुरू में इंक्रीज होगी, देन डिक्रीज हो जाएगी। ये है इसका मेन एसेंस, जहाँ हमने मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन के डायग्राम बना के भी चीज़ों को समझा है। अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की क्लास मैंने ऑलरेडी ली हुई है, उनको देखना ना भूलना। आगे आ जाओ। Which one of the following commodity when consumer lead to positive income effect underweighing the demand curve sloping downward? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, सबसे पहले तो ये इनकम इफेक्ट बता दो क्या होता है। मैम इनकम इफेक्ट के अंदर ना हम रियल इनकम की बात करते हैं। रियल इनकम, रियल इनकम का मतलब क्या है कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से मैं इनकम इफेक्ट को स्टडी करता हूँ। एक्चुअली में मेरी सैलरी आज भी 10 लाख रुपए है और मेरी सैलरी पहले भी 10 लाख रुपए थी, लेकिन जो प्रोडक्ट का प्राइस है ना, प्राइस वो कम हो गया। पहले 10 लाख रुपए के अंदर मैं 2 गाड़ी खरीद पाता था, लेकिन अब इसी 10 लाख रुपए के अंदर मैं 3 गाड़ी खरीद पाता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइस। ये है इनकम इफेक्ट। अब क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following commodity when consumer are lead to positive income effect with underweighing the demand curve slope downward? यहाँ पे कौन किस टाइप ऑफ गुड्स के अंदर आपको पॉजिटिव इनकम इफेक्ट देखने को मिलता है वो बताना है आपको। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट आपको गिफन गुड्स के अंदर देखने को मिलता है। मैम गिफन गुड्स क्या होते हैं? देखो दो टाइप की गुड्स होती है, एक होती है गिफन गुड्स और एक होती है इंफीरियर गुड्स। गिफन गुड्स आपकी हाईली इंफीरियर गुड्स बोला जाता है। गिफन गुड्स को ही आपका हाईली इंफीरियर गुड्स बोला जाता है। हाईली इंफीरियर गुड्स, क्योंकि ये आपकी बहुत ज्यादा बैड क्वालिटी की गुड्स होती हैं। बहुत ज्यादा बैड क्वालिटी की गुड्स इनको कहा जाता है। अब अगर ये बैड क्वालिटी की गुड्स में आपका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव कैसे होगा कि अगर आपकी इनकम यहाँ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अब आप ज्यादा परचेज करने लग जाओगे तो इनकी डिमांड भी फिर इंक्रीज हो जाएगी। कि देखो प्राइस अगर बढ़ जाएगा आपके प्रोडक्ट का तो ऑफ कोर्स आप जो बेकार गुड्स है उसी की डिमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे आपके पास लिमिटेड है। समझ में आया थोड़ा सा कंसेप्ट? यस मैम, बस यही चाहती हूँ।
आगे आ जाओ नेक्स्ट। Under the monopoly, the cross elasticity of demand between the product of monopolistic and a substitution commodity is negative. Monopoly के अंदर cross elasticity of demand between the product of monopolistic and substitution is negative, नहीं positive होगा। नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। बोला क्या है, ध्यान से समझो कि मोनोपोली के अंदर, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, जो क्रॉस इलास्टिसिटी है डिमांड की और उस डिमांड बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक एंड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि मोनोपोली के अंदर अगर आपकी अगर मोनोपोली फॉर्म है तो उस केस में डिमांड आपकी कब इंक्रीज होगी, जब मोनोपोलिस्टिक और सब्स्टिट्यूट की भी डिमांड इंक्रीज होगी। अंडर द मोनोपोली द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोनोपोली प्रोडक्ट की डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रही हैं, तो अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अरे मोनोपोली के अंदर तो सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं, कैसी बात करूं मैं, मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट नहीं होता। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कैन बी मेजर्स एज ए रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी है, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उतनी ही कम आपकी मोनोपोली रहती है। देखो, अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है, इलास्टिसिटी जो है वो हाई है, इलास्टिसिटी हाई होने का मतलब क्या है कि मैम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जब भी तो दूसरे के पास शिफ्ट हो गए कि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो आपकी डिग्री ऑफ मोनोपोली जो है वो कम हो जाएगी, डिग्री ऑफ मोनोपोली आपकी कम हो जाएगी। समझ में आया? ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तीन तरीके की डिग्री आपको तीन तरीके की यहाँ पे मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड द थर्ड डिग्री। तीनों के बारे में बता दो मुझे। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या क्या होता है, फटाफट फटाफट कमेंट कर दो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A firm under perfect competition may face a horizontal demand curve। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो मैम हॉरिजेंटल डिमांड कर्व होता है, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए सी, सब कुछ बराबर यहाँ होता है आपका, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द price change by all the firm and the industry is same। हॉरिजेंटल डिमांड कब होता है, उसका रीजन ये है कि जो भी प्राइस चेंज होगा सारे फर्म के अंदर, वो मतलब उस इंडस्ट्री के सारे फर्म के अंदर वो सेम होगा नहीं, प्राइस तो चेंज होता ही नहीं है। इवन ये तो प्राइस टेकर होते हैं, इवन ये तो प्राइस टेकर होते हैं, गवर्नमेंट ने जो सेट कर दिया वही लेना पड़ेगा। हाँ, प्राइस सेम होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन गलत है यहाँ पे, इसीलिए इसका आंसर नंबर बी आएगा। रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि बिकॉज जो इंडस्ट्री के अंदर फर्म होती हैं वो सारी की सारी प्राइस टेकर होती हैं। क्लियर यहाँ तक? आ जाओ नेक्स्ट। A monopolistic face which of the following function in equilibrium। A monopolistic face करता है कौन से सिचुएशन इक्विलिब्रियम के अंदर, मोनोपोलिस्टिक कौन सी सिचुएशन फेस कर सकता है इक्विलिब्रियम में। मोनोपोलिस्टिक में मैम इक्विलिब्रियम आपको जब मिलेगा जब आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। और अगर जनरल कंडीशन की मैं बात करती हूँ तो वहां पे कब होता है मैम, वहां होता है जब आपका एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है, और एम सी जो है, जहां एम आर एम सी कट कट करेगा वहां पे एम सी उस पॉइंट के बाद डिक्रीज होना चाहिए, मतलब एम आर बिल एम आर कट एम सी एट बिलो, एम आर कट एम सी एट बिलो, बट नहीं,
एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को तो हम प्रॉफिट की स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट को तो प्रॉफिट की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं। जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब हमेशा आपका एम आर इज इक्वल टू एम सी ही देखा जाता है। करेक्ट, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट बनेगा। In which type of market situation price will remain same irrespective of scale of output? कितने स्केल पे आप दे रहे हो प्राइस, कितने भी स्केल पे बेच लो प्राइस जो है वो सेम रहता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे ये क्वेश्चंस गलत कैसे हो रखे हैं, ये तो परफेक्ट आएगा। नहीं भाई, इसका आंसर ये गलत मार्क है, परफेक्ट कंपटीशन आएगा। आगे आ जाओ। A monopolistic sell 20 unit of good at cost 10 per unit. The total cost 200. What will be the profit? What will be the profit? और प्रॉफिट तो आप यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। 20 यूनिट बेची हैं 10 रुपए पर की, तो 200 रुपए टोटल कॉस्ट होगी। ये 200 रुपए कॉस्ट है। अच्छा, प्रॉफिट इज जीरो। हाँ, 200 रुपये कॉस्ट है और 10 रुपये पर की बेची है, तो प्रॉफिट यहाँ आपका बिल्कुल जीरो होगा। सही है, सही है। मेरा ही दिमाग चले गया आज तो कुछ ज्यादा। 200 रुपये का प्रॉफिट क्या हो रखा है ये, एज इट इज सारा का सारा प्रॉफिट थोड़ी ना आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को लगता है ये पूरी की पूरी आगे की पीपीटी में ही गड़बड़ है। चलो ये एक क्वेश्चन और कर लूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 42 के बाद हम कल शुरू करेंगे। गॉट इट? द डिफरेंस बिटवीन प्राइस वेरिएशन इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, ये तो सही मार्क है, लॉ ऑफ डिमांड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जहाँ पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट बनेगा, ये मैंने अभी आपको बताया भी था। ये भी गलत मार्क है भाई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज डिटरमाइंड एट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व में कहाँ पता चलता है? जहाँ पे बजट लाइन जो है, बजट लाइन इक्वल होती है आईसी से। तो पढ़ लो कौन सा पॉइंट है। पॉइंट ऑफ टेंडेंसी बिटवीन द बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस, पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये गलत है। इंटरसेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, इंटरसेक्शन। पॉइंट वेयर प्राइस लाइन इज इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व, जहाँ पे प्राइस लाइन आपकी इंडिफरेंस कर्व के बराबर हो जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलो आज के हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताना प्लीज। लास्ट में थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।